Hello friends, today we will discuss about the क्रिप्स मिशन फॉल्स एंड फैक्ट्स। आज हम क्रिप्स प्रस्ताव की सत्यता, मिथ्या और तथ्यों के बारे में परिचर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हमने पूर्व व्याख्यान में परिचर्चा की कि किस तरह से भारतीय संविधान सभा के निर्माण से पहले की ऐतिहासिक कहानी भारतीय संविधान सभा को अग्रिम कार्रवाई के लिए तैयार करती है, अथवा भारतीयों के द्वारा किस तरह से संविधान सभा की मांग की जा रही है, अथवा वह पृष्ठभूमि जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों ने संविधान सभा की मांग की। इस समय जब क्रिप्स मिशन की हम वार्ता कर रहे हैं तो दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। एक तो यह है कि पिछला जो संवैधानिक सुधार अधिनियम था 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसे व्यतीत हुए काफ़ी समय हो गया था, और दूसरा 1939 से 1945 की अवधि में, इस समय अवधि में सेकेंड वर्ल्ड वार, ग्रेट वर्ल्ड वार जारी था। 1939 से 1945 की इस अवधि में जब द्वितीय महायुद्ध था, न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रवृत्तियों में अपितु राष्ट्रीय राजनीति में भी व्यापक परिवर्तन हो रहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उथल फुथल के दौर से गुजर रहा था। भारतीयों की लगातार मांग कि उन्हें वास्तव में जो सुधार अधिनियम दिए हैं उन सुधार अधिनियमों से कुछ नहीं मिला है। राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित पंत का ये जिक्र कि पिछले 20 वर्षों में उन्हें क्या मिला है सिवाय खोने के, और इसलिए वे अब दोबारा किसी प्रकार के ऐसे मिथ्या संवैधानिक अधिनियम के जाल में नहीं फंसना चाहते हैं, और उन्हें केवल और केवल पूर्ण स्वाधीनता, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस की डिमांड है। वो केवल और केवल पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक स्वराज की बात कर रहे हैं। बहुत से जो डॉक्यूमेंट जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, दो पुस्तक यहाँ आपके सामने प्रेजेंट हैं, द ट्रांसफर ऑफ पावर 1942 बीपी मेनन, और दूसरी द ट्रांसफर ऑफ पावर 1942-47। इन दोनों पुस्तकों के अलावा अन्य बहुत से शोध पत्रों और ब्रिटिश सरकार की डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर द क्रिप्स मिशन फॉल्स एंड फैक्ट्स इस व्याख्यान को तैयार किया गया है, जिसमें हम ये जान पाएंगे कि वास्तव में क्रिप्स मिशन के पीछे की कहानी क्या थी, उसकी व्यूह रचना क्या थी, अथवा उसके कौन से ऐसे पार्ट्स थे जो एक रहस्यमयी उद्देश्य को अभिव्यक्त कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप वो समझौता करना भी चाहते थे परंतु समझौता नहीं भी करना चाहते थे। क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल के मध्य उनके विचारों के बीच उनके मानसिक स्थिति में क्या रहस्य छिपा हुआ था, इस बात का भी हमें मालूम होगा कि वास्तव में ब्रिटिश सरकार की इच्छा नहीं थी इस बात के लिए कि वह भारत को आज़ादी प्रदान करे। इस बात की इच्छा नहीं थी कि वह ब्रिटिश एम्पायर के इस रीजन को कम करे, और स्पेशली जब एटलांटिक चार्टर 1941 के बाद बर्मा और भारत के संदर्भ में विंस्टन चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एड्रेसिंग करते हुए कहा, द एटलांटिक चार्टर would be not apply on the parts of Asian continental like Burma and India। वह ब्रिटिश इंडिया और बर्मा पर लागू नहीं होगा। जो एटलांटिक चार्टर है जिसमें फॉर फ्रीडम की बात कही गई है, 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात कही गई, जिनमें से एक प्रकार की स्वतंत्रता थी फ्रीडम ऑफ नेशन, राष्ट्र की स्वतंत्रता। तो आइए इसके बारे में विस्तार से परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले क्रिप्स प्रस्ताव 1942। इस समय द्वितीय महायुद्ध जारी था। 1939 से 1945 की इस समय अवधि में सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा जा रहा था। इस महायुद्ध में पॉपुलर और फ्रंट, अथवा हम कह सकते हैं एंग्लो सोवियत अमेरिकन पॉपुलर फ्रंट एक तरफ था और धुरी राष्ट्र एक तरफ थे, जिनमें इटली, जर्मनी, जापान, और भारत की तरफ से इंडियन नेशनल आर्मी अथवा आज़ाद हिंद सेना सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जापानी सेनाओं के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध अथवा मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध में भाग ले रही थी। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो एक तरफ जहां भारतीयों से ब्रिटिशर्स
युद्ध में ब्रिटिश सरकार की तरफ से भाग लेने की उम्मीद कर रहे थे, दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा को खतरा था, तो तीसरी तरफ धुरी राष्ट्र भारत के दरवाजे तक दस्तक दे रहे थे। इन सब परिस्थितियों में क्रिप्स प्रस्ताव तैयार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के माध्यम से भारतीय स्वाधीनता संग्राम के मुख्य अभिनेताओं अथवा महान स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत यह अधिनियम आया। भले ही ये असफल हो गया, परंतु वास्तव में ये वाटरशेड के रूप में, निर्णायक विभाजनकारी रेखा के रूप में साबित हुआ। इसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज सस्टम, जिन्होंने अपनी डायरी में भारत के संदर्भ में लिखा कि ब्रिटिश साम्राज्य को किसी भी कीमत पर और संक्षिप्त स्वरूप नहीं दिया जाना चाहिए, उसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको छोटा नहीं किया जाना चाहिए, भारत की समस्या का समाधान एक चालाकीपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल 1940 से 1945 की समयावधि में द्वितीय महायुद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, हेड ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट थे। विंस्टन चर्चिल किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते थे कि विश्व युद्ध के बहाने भारत सरकार और ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ से निकल जाए। इसलिए विंस्टन चर्चिल ने जब एटलांटिक चार्टर 9 अगस्त 1941 पर हस्ताक्षर की रूजवेल्ट के साथ मिलकर, तो उस एटलांटिक चार्टर के 3 वीक बाद हाउस ऑफ कॉमन्स में डिक्लेरेशन दिया कि बर्मा और भारत पर एटलांटिक चार्टर लागू नहीं होता है। इसका मतलब है कि फ्रीडम ऑफ नेशन, राष्ट्र की स्वतंत्रता की जो सपने एशिया के लोगों ने पाल रखे हैं वो छोड़ देने चाहिए। ये स्पष्ट संकेत था विंस्टन चर्चिल का कि वो हाल ही में विश्व युद्ध के दौरान भी भारत को स्वाधीनता नहीं देना चाहते हैं, क्लियरली इंडिकेट था। बर्मा व भारत के राज्य सचिव लियोपार्ड चार्ल्स मॉरिस स्टेनेट अमेरी, जिसको अमेरी के नाम से जाना जाता है, ये भारत सचिव थे। तत्कालीन भारत सचिव अमेरी भी विंस्टन चर्चिल के पूर्ण समर्थक थे और उनका भी ये मानना था, हालांकि भारत परिषद को 1935 के दिने में समाप्त कर दिया गया था, परंतु भारत सचिव का पद अभी भी बना हुआ था। अमेरी विंस्टन चर्चिल के पक्के समर्थक थे और इसलिए अमेरी के कहने पर अथवा अमेरी के ऑब्जेक्शन से हमें पता चलता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अमेरी सेज दैट वी कैन नॉट फ्रीडम ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर। हम भारत को किसी भी कीमत पर ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र नहीं कर सकते और इसलिए उन्होंने योजना को असफल बनाने के लिए योजना में इस प्रकार के प्रोविजंस स्थापित किए ताकि क्रिप्स मिशन जो वार्ता के लिए इंडियन लीडर्स के पास जाएगा, उसकी ऐसी कॉन्फ्रेंस और ऐसी वार्ता विफल हो जाए, नेगोशिएशंस अनसक्सेसफुल हो। इसमें अमेरी और विंस्टन चर्चिल तथा एटली का बहुत बड़ा योगदान था। अमेरी ने 1942 के प्रपोजल में इस प्रावधान को शामिल कराया जिसे प्रोविंशियल ऑप्शन के नाम से जाना जाता है, प्रांतीय विकल्प के नाम से जाना जाता है। प्रोविंशियल ऑप्शन का मतलब था ब्रिटिश भारत के प्रांत जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नॉन एज ब्रिटिश प्रोविजंस, ब्रिटिश प्रांत जिन्हें कहा जाता है, उन ब्रिटिश प्रांतों को यदि वो तैयार नहीं हैं जो संविधान बनेगा उस संविधान को अपनाने के लिए, तो ये उनको स्वतंत्रता है। यदि वो नया संविधान नहीं बनाते हैं तो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो है ब्रिटिश इंडिया में है उसके अनुसार अपना शासन संचालित कर सकते हैं और तो और वो अपना एक पृथक संविधान भी बना सकते हैं। इसका मतलब था कि अमेरी इस बात के पक्के समर्थक थे कि डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी को और एक्सपेंशन फॉर्म डिजाइन की जाए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अथवा विभाजन और राजगुरु की नीति को और विस्तृत स्वरूप दिया जाए, जिसके माध्यम से न केवल भारत के टुकड़े हो अपितु भारत, पाकिस्तान और इन राजाओं की रियासतों के और अनेक भारत का निर्माण हो जाए। न केवल एक भारत, बहुत से भारत बनेंगे, ऐसा प्रावधान उसमें शामिल कराया, जिस पर महात्मा गांधी ने क्रिप्स को कहा भी कि क्रिप्स मिशन जो आया है वह मुस्लिमों के द्वारा पाकिस्तान का निर्माण करने के लिए निमंत्रण दिया गया एक प्रस्ताव है। इस समय विदेश मामलों के सचिव के रूप में इरविन बेविन
कार्य कर रहे थे। इरविन बेविन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। ब्रिटिश वार कैबिनेट में ये महत्वपूर्ण सदस्य थे जो अनेक मामलों पर ब्रिटिश साम्राज्य का प्रोटेक्शन करते थे। ब्रिटिश वार कैबिनेट ये वह महत्वपूर्ण संस्था थी जिसको युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार मिला हुआ था। ब्रिटिश वार कैबिनेट में इम्पोर्टेंट मेंबर्स में विंस्टन चर्चिल जो हेड के रूप में अमेरी और इरविन बेविन शामिल थे। इनके द्वारा भारत के संदर्भ में निर्णय लिया जाना था। हालांकि रूजवेल्ट का बार बार भारत के पक्ष में मत रहा और उन्होंने भारत की स्वाधीनता की अथवा आत्मशासन या स्वराज की बात का समर्थन किया और अनेक बार दबाव भी डाला कि धुरी राष्ट्र बहुत आगे बढ़ गए हैं। और पर्ल हार्बर पर जब अटैक हुआ अगस्त 1941, उसके बाद रूजवेल्ट ने स्पष्ट रूप से विंस्टन चर्चिल को लिखा कि वो उम्मीद करते हैं कि ब्रिटेन में भारत के स्वशासन की प्रस्तावना का प्रपोजल लिख दिया गया होगा और शीघ्र ही भारतीय समस्या का समाधान हो जाएगा। हालांकि यह सत्य नहीं हुआ। इसके बाद रूजवेल्ट जो कि लीग ऑफ नेशन के संस्थापक थे और अटलांटिक चार्टर पर साइन करने वाले थियोडोर रूजवेल्ट जो कि आगे चलकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक बने, थियोडोर रूजवेल्ट भारत के और तमाम अटलांटिक चार्टर पर जो फॉर फ्रीडम पर साइन हुए उस चार्टर की चारों स्वतंत्रताओं को देने के पक्षधर थे। इसलिए रूजवेल्ट चाहते थे, अमेरिका चाहता था कि ब्रिटिश एम्पायर का जो रीजन है धीरे धीरे कम हो, साम्राज्य का जो लवादा है एक एक करके उतारा जाए और इन देशों को मित्र राष्ट्रों की तरफ से विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार किया जाए और इसीलिए अटलांटिक चार्टर को डिजाइन किया गया था। क्लेमेंट एटली जो कि वास्तव में हृदय से भारतीय स्वाधीनता के पक्षधर थे, अनेक बार उन्होंने इंडिकेशन भी दिया, परंतु तत्कालीन सरकार की स्थिति और प्रभाव के कारण क्लेमेंट एटली ज़्यादा कुछ भारत के पक्ष में नहीं कर पाए। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जिनके नाम से ही इन्हें इस प्रस्ताव को क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है और इस समय पिछले 6 साल से निर्बाध अधिसत्ता अथवा बिना किसी प्रतिरोध की ब्रिटिश भारत पर सत्ता का लाभ उठा रहे तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल एंड वायसराय लॉर्ड लिनिथ को, जो किसी भी कीमत पर भारत को स्वाधीनता प्रदान नहीं करना चाहते थे। यहाँ तक कि क्रिप्स मिशन की भारत पहुँचने की पूर्व संध्या पर उन्होंने भारत सचिव अमेरी को लिखा कि पहले तो उसका जो गवर्नर जनरल एंड वायसराय का पोस्ट है उसे बचाया जाए। दूसरा, यदि क्रिप्स मिशन भारत आता है और उसकी अधिसत्ता को चैलेंज करता है अथवा फुल इंडिपेंडेंस की बात करता है अथवा वह वार्ता मंडल के रूप में भारतीय नेताओं से ऐसी वार्ता करता है जिससे गवर्नर जनरल एंड वायसराय की पावर्स को चैलेंज मिलता है तो वो रिजाइन कर देंगे। हालांकि जब लिनिथ गो को ये संदेश मिला और पूर्ण विश्वास हुआ कि विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी द्वारा कि उन्होंने क्रिप्स प्रपोजल में ऐसे टर्म्स और कंडीशन और प्रोविजंस स्थापित किए हैं जिसके कारण सुनिश्चित रूप से और डेफिनेटली क्रिप्स प्रपोजल ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस आशा के साथ लिनिथ गो ने अपनी सत्ता को सुरक्षित किया। भारतीयों की तरफ से क्रिप्स प्रस्ताव के निर्माण में, क्रिप्स प्रस्ताव की बातचीत करने में, वार्ता में असफल बनाने में अथवा ब्रिटिश सरकार को झकझोर लेने के लिए जो कार्य किया उनमें भारतीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं में महात्मा गांधी जो आरंभिक स्वरूप में किसी भी कीमत पर क्रिप्स मिशन एक शांतिपूर्ण वार्ता के रूप में चाहते थे, परंतु क्रिप्स प्रपोजल और बार बार उसके समर्थकों के द्वारा जब क्रिप्स प्रपोजल बनाने से पूर्व भारत सचिव और वायसराय से बातचीत की गई, उन्होंने आशा अन्वित स्वरूप भी प्रदान किया। यहाँ तक कि तेज बहादुर सप्रू के द्वारा विंस्टन चर्चिल को टेलीग्राम भी लिखा गया जिसे सप्रू प्लान के नाम से जाना जाता है। सप्रू योजना भी बनाई गई जहाँ पर 2 मुख्य प्रावधान रखे गए कि ट्रांजिशनल फेज में अथवा ट्रांजिशनल पीरियड और संक्रमणकालीन अवस्था अथवा युद्धकालीन अवस्था में उन्हें एक नेशनल गवर्नमेंट स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसे नेशनल गवर्नमेंट के रूप में डिक्लेयर किया जाए तथा
युद्ध समाप्ति के पश्चात एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा का प्रावधान रखा जाए, संविधान सभा के निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, ताकि युद्ध के बाद एक स्वतंत्र सभा भारतीय संविधान का निर्माण कर सके और भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त हो सके। जो अगस्त प्रस्ताव में उन्हें डोमिनियन स्टेटस का भी दर्जा नहीं दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए शप्रू प्लान पर विचार किया जाए। हालांकि विंस्टन चर्चिल ने तेज बहादुर शप्रू के प्लान का जवाब देते हुए इंडिया ऑफिस जो लंदन में था वहां पर जवाब भेजा कि तेज बहादुर शप्रू जिस नेशनल गवर्नमेंट की स्थापना की बात कर रहे हैं, उस राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के मार्ग में बहुत सी बाधाएं हैं। इस समय ऐसी कोई निकाय नहीं है जिसको नेशनल गवर्नमेंट के रूप में रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा सके, जिसे राष्ट्रीय सरकार के रूप में पुनर्स्थापित किया जा सके। वो गवर्नर जनरल एंड वायसराय की कार्यकारी परिषद को नेशनल गवर्नमेंट के रूप में स्थापित करने के समर्थक नहीं थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं दोबारा अपील करता हूं भारतीय लोगों से कि वो युद्ध में ब्रिटिश सरकार का साथ दें और युद्ध के बाद उनकी राजनीतिक और संवैधानिक समस्या का समाधान निसंदेह निकाला जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अथवा मौलाना आज़ाद, जो 1940 से 1946 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू क्रिप्स मिशन से वार्ता करने के लिए अधिकृत प्रत्याशी थे। यह आपको जरूर ध्यान रखना है, मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और राजगोपालाचारी अंतिम स्थिति तक और क्रिप्स प्रस्ताव के अथवा क्रिप्स के वापस लौटने तक इस बात का इंतजार कर रहे थे और प्रयास भी कर रहे थे कि किसी भी तरह शांतिपूर्ण समझौता हो जाए और भारत की विजय हासिल हो। हालांकि वो इस मामले में सफल नहीं हो पाए। महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के तमाम लीडर्स जो क्रिप्स मिशन का बायकॉट कर रहे थे और क्रिप्स मिशन को उन्होंने इग्नोर कर दिया था, क्योंकि ये वास्तव में ब्रिटिश सरकार की एक धोखा देने की नीति थी। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के चाहने के कारण, महात्मा गांधी और उसके समर्थकों के चाहने के कारण राजगोपालाचारी, मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू इस समझौते को अंतिम रूप नहीं दे पाए। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम बैठक में कहा कि आज़ादी अभी क्यों नहीं दी जा सकती और क्या कुछ प्रावधानों के अनुसार कोई संवैधानिक अधिनियम नहीं लाया जा सकता, अथवा उन्हें ये पूर्ण आशा होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है अथवा गवर्नर जनरल की जो परिषद है, वह गवर्नर जनरल की परिषद बिना किसी व्यवधान के सामान्य रूप से कैबिनेट के रूप में पूर्ण शक्तियों के साथ कार्य करेगी, इस बात की गारंटी भी चाहिए। इसी के साथ जो कमांडर इन चीफ हैं वो तभी परिषद की बैठकों में शामिल हो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सहमति हो, और मैं भी इस समझौते पर तभी हस्ताक्षर कर पाऊंगा जब इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमति प्रदान करती है। इसका मतलब था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिकांश हिस्सा कुछ लीडर्स को छोड़कर क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के समर्थन में नहीं था। सिकंदर हयात खान, जो कि पंजाब में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, और सिकंदर हयात खान के नेतृत्व वाला जो इंडियन मुस्लिम लीग अथवा मुस्लिम लीग के जो सपोर्टर्स थे, वो भी लिबरल थिंकर्स और लिबरल लीडर तेज बहादुर शप्रू की विचारधारा का पूर्ण समर्थन कर रहे थे। सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और पंडित पंत लगातार इस बात का समर्थन कर रहे थे कि क्रिप्स प्रस्ताव में एक रहस्यमयी व्यूह रचना है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए और हमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात करनी चाहिए। किसी भी कीमत पर हमें ब्रिटिश सरकार के झांसे में और धोखे में नहीं फंसना चाहिए, इस ट्रैप से दूर रहना चाहिए। तो ये था क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में जो इम्पोर्टेंट रोल जिन व्यक्तियों ने प्ले किया, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी बना रहे थे, रणनीति बना रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्रिप्स प्रपोजल लिखा गया और क्रिप्स मिशन को असफल किया गया। हालांकि ब्रिटिश सरकार भी क्रिप्स मिशन नहीं चाह रही थी और क्रिप्स मिशन के प्रावधानों के कारण इंडियन लोग भी ये नहीं चाह रहे थे, इंडियन लीडर्स भी ये नहीं चाह रहे थे कि इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। प्रस्ताव की रूपरेखा का निर्माण, सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना है कि एटलांटिक चार्टर 1941 क्या था। तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के बीच
एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत द्वितीय महायुद्ध में जो पॉपुलर फ्रंट है, जिसको सोवियत एंग्लो अमेरिकन फ्रंट के नाम से जाना जाता है, उस फ्रंट में अधिक से अधिक राष्ट्रों को जोड़ा जाए और इसके लिए ब्रिटेन की जो इम्पीरियलिज्म और कॉलोनिज्म की पॉलिसी है उससे बैक डाउन होना पड़ेगा, बैकफुट पर जाना पड़ेगा और राष्ट्रों को स्वतंत्रता का आश्वासन देना पड़ेगा। ऐसा आश्वासन दिया भी गया, परंतु जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस एटलांटिक चार्टर का महत्व क्या था। जब 4 स्वतंत्रताओं की बात की गई तो उन 4 स्वतंत्रताओं में एक स्वतंत्रता थी फ्रीडम ऑफ नेशन, राष्ट्र की स्वतंत्रता। और राष्ट्र की स्वतंत्रता का मतलब था कि भारत को भी स्वतंत्र किया जाएगा, ये वो चार्टर पर हस्ताक्षर करते हुए कह रहे हैं। परंतु अगस्त 1941 के 3 सप्ताह बाद विंस्टन चर्चिल के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स इन फर्स्ट हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट ये डिक्लेयर किया गया कि जो एटलांटिक चार्टर है उस चार्टर के प्रोविजंस और जो 4 फ्रीडम्स की बात कही गई है वो केवल उस यूरोप कॉन्टिनेंटल के पार्ट्स पर लागू होंगी जहां पर नाजी सेनाओं का कब्जा होगा, अर्थात नाजी जर्मनी वाले क्षेत्र की जो सीमाएं हैं, जो उन क्षेत्रों में केवल और केवल फ्रीडम ऑफ नेशन की बात कही गई है। अन्य देशों में इसको नहीं कहा गया। स्पेशल रूप से स्पेशली जो एशिया के देश हैं उन पर लागू नहीं होगा। और बर्मा और भारत का नाम जिक्र किया गया कि भारत और बर्मा पर राष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रावधान, एटलांटिक चार्टर का प्रावधान लागू नहीं होगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ। इसके माध्यम से जापान ने स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री कर ली है और इसलिए अमेरिका इस बात से बहुत चिंतित है कि तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, उसे इंडियन प्रॉब्लम्स को एज सुन एज शॉर्ट आउट करना चाहिए, जितना यथाशीघ्र हो सके उसे समस्या का समाधान करना चाहिए। राजनीतिक और सांप्रदायिक और संवैधानिक समस्या का समाधान करना ब्रिटिश सरकार के लिए पहली प्राथमिकता होना चाहिए। इसीलिए भारतीय समस्या के समाधान हेतु अमेरिकन सरकार का दबाव ब्रिटिश सरकार पर हुआ। इसके साथ ही सिंगापुर लगभग 15 फरवरी तक, 12 फरवरी की जो रिपोर्ट थी उसके बाद 15 फरवरी को सिंगापुर को जीत लिया गया और जापानी सेनाएं आज़ाद हिंद सेना सुभाष चंद्र बोस की सेनाओं के साथ रंगून तक पहुंच चुकी थी। इसका मतलब था कि गृह विभाग की सूचना के अनुसार कुछ ही सप्ताहों में जो धुरी राष्ट्र है उन धुरी राष्ट्रों की सेनाएं भारत पर हमला कर देंगी और ब्रिटिश साम्राज्य का ये हिस्सा, ये ब्रिटिश सरकार को चैलेंज मिलेगा और भारत उनके हाथ से निकल जाएगा। हालांकि इससे भारतीय भी चिंतित थे और ब्रिटिशर भी चिंतित थे। ब्रिटिश सरकार के सामने, ब्रिटिश की वार कैबिनेट के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि इस समस्या का, भारतीय समस्या का समाधान कैसे किया जाए। इसका समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की। ब्रिटिश वार कैबिनेट में पूर्ण स्वाधीनता के प्रावधान के साथ प्रस्ताव का निर्माण किया गया। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि वास्तव में जो ब्रिटिश वार कैबिनेट था उसने ये तैयार कर लिया था कि भारत को पूर्ण आज़ादी दी जाएगी युद्ध के बाद, परंतु युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा इंडियन लीडर्स के साथ एक बातचीत करनी चाहिए। उनको उनकी सहमति प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बात जो उन्होंने 1939 में इंडियन लोगों की सहमति के बिना, भारत की सहमति के बिना, इंडियन लीडर्स की सहमति के बिना भारत को द्वितीय महायुद्ध में भाग लेने की उद्घोषणा कर दी गई है। ब्रिटेन की तरफ से भारत द्वितीय महायुद्ध में पार्टिसिपेट करेगा, इस बात की उद्घोषणा ब्रिटिश लोगों ने बिना भारतीय लीडर्स की सहमति से की। इस बात से भारतीय नाराज थे। दूसरा, 1940 का जो अगस्त ऑफर बनाया गया, अगस्त प्रस्ताव बनाया गया, उसको ब्रिटिश सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया और उसको टर्म करने की बात या डेफर करने का निर्णय किया। अभी तक भी उसका कोई समाधान नहीं हुआ। हालांकि डोमिनियन स्टेट का दर्जा ब्रिटिश सरकार ने बहुत बाद हमें दिया, परंतु ऐसे औपनिवेशिक स्वराज की जो मांग ब्रिटिश सरकार से भारतीय लोग कर रहे थे वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसी दौरान 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह भी शुरू किया गया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, जो एक बहुत बड़ा आंदोलन था। महात्मा गांधी और एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे थे कि ब्रिटिश सरकार किसी भी कीमत पर सत्ता भारतीयों को सौंपना नहीं चाहती है, इसलिए हमें अंतिम मुकाम के रूप में एक
लड़ाई लड़नी होगी, जो एक बहुत बड़े संघर्ष के रूप में होनी चाहिए। इसी दौरान फरवरी 1942 में सोवियत संघ के ब्रिटिश राजदूत जो मॉस्को में थे, मॉस्को से स्टेपर्ड क्रिप्स ब्रिटेन लौट आते हैं। 8 फरवरी 1942 को, फरवरी 1942 का यहाँ जिक्र किया गया, 8 फरवरी 1942 को क्रिप्स ब्रिटेन लौटते हैं। 8 फरवरी को उन्होंने जब ब्रिटिश BBC रेडियो पर ब्रॉडकास्टिंग किया तो ब्रिटिश के अधिकांश लोग प्रसन्न हुए इस बात से कि क्रिप्स वापस लौट आए हैं और उनके लौटने से सेनाओं को आत्मबल मिलेगा, ब्रिटिश सरकार को मजबूती मिलेगी। कोalition गवर्नमेंट में स्टेपर्ड क्रिप्स शामिल हुई। स्टेपर्ड क्रिप्स को ब्रिटिश वार कैबिनेट का मेंबर बनाया गया और जब क्रिप्स प्रस्ताव की रूपरेखा बनाई जा रही है तो उन्होंने जो सजेशन दिया है, हालांकि लगभग प्रावधान बना लिए गए थे, परंतु स्टेपर्ड क्रिप्स खुद ने यह सजेशन दिया कि भारत की सांप्रदायिक और संवैधानिक और राजनीतिक समस्या का समाधान करने के लिए मुझे वार्ता मंडल की पूर्ण शक्तियों के साथ भारत भेजा जाए। न केवल क्रिप्स प्रस्ताव की रूपरेखा अपितु स्टेपर्ड क्रिप्स को भारत भेजने के सुझाव पर भी ब्रिटिश वार कैबिनेट ने अनुमति प्रदान कर दी और इसी के साथ क्रिप्स ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारतीय लीडर्स से वार्ता करने वाले क्रिप्स मिशन के अधिकृत प्रतिनिधि हो गए। ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के रूप में क्रिप्स भारत के लिए रवाना होते हैं। 9 मार्च 1942 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मार्च 1942 में क्रिप्स भारत पहुंचते हैं। प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान क्या थे? स्टेपर्ड क्रिप्स मार्च 1946 को भारत पहुंचे। 22 मार्च 1946 के जो प्रपोजल तैयार किया गया, उस प्रपोजल के बारे में जो मुख्य प्रावधान क्या थे, उस प्रावधानों पर उनका जिक्र करें तो सबसे पहला जो प्रावधान था वह था युद्ध के बाद निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था। भारतीय लोग लगातार नेशनल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करने की बात करते, राष्ट्रीय सरकार का निर्माण होना चाहिए और वो ये बात कह रहे थे कि भारतीय लोगों के द्वारा, जैसा 1922 में गांधी ने भी जिक्र किया, संविधान खुद भारत के लोग बनाएंगे और 1937 में जो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 से 1939 तक जो प्रतिनिधिमंडल बने हैं, उन प्रतिनिधि मंडलों के द्वारा, उन विधायी निकायों के द्वारा संविधान सभा का चुनाव होना चाहिए। ब्रिटिश वार कैबिनेट ने इस प्रपोजल को स्वीकार किया है। सप्रू योजना में भी ये प्रपोजल था। युद्ध के बाद स्वतंत्र संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। स्वतंत्र संविधान सभा के निर्माण का प्रारूप अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होगा, ऐसा इस प्रपोजल का भी था। संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात नहीं कहेगी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या इन निकायों की कुल सदस्य संख्या के 1/10 भाग से ज़्यादा नहीं होगी। संविधान सभा में न केवल रियासतों के प्रतिनिधि अपितु ब्रिटिश प्रांतों, रियासतों और मुख्य आयुक्तों के क्षेत्रों के, मुख्य आयुक्त के जो क्षेत्र हैं उनके प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, स्पष्ट रूप से इंडिकेट किया गया था। उसका तरीका ब्रिटिश सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। सभी दलों से, राजनीतिक दलों से वार्तालाप, ये प्रावधान भी क्रिप्स प्रपोजल प्रस्ताव में किया गया कि क्रिप्स सभी इंडियन लीडर्स से, अधिकांश जो मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी लीडर से, उन राजनीतिक दलों से वार्ता करेगा ताकि सभी राजनीतिक दलों से सहमति के बाद क्रिप्स प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए अथवा नेगोशिएशन किया जाए। इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग से भी वार्ता की, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस और नॉन कांग्रेशियल पॉलिटिकल पार्टी से भी वार्ताएं की। देसी रियासतों को भी शामिल किया जाएगा। संविधान सभा में इन रियासतों को शामिल करने का भी प्रावधान था कि उनके प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। किस तरह से होंगे ये बाद में किया जाएगा। प्रांतीय विकल्प का प्रावधान जो तत्कालीन भारत सचिव के कहने पर जोड़ा गया था, जिसे प्रोविंशियल अल्टरनेट के रूप में डिजाइन किया गया। प्रांतों का समूह है प्रांतीय विकल्प का प्रावधान। ये इस प्रावधान या क्रिप्स प्रस्ताव का सबसे बाध्यकारी और आपत्तिजनक प्रस्ताव था, जो न केवल भारत का टुकड़ा करके पाकिस्तान का निर्माण का समर्थन कर रहा था, अपितु वह भारत के अनेक टुकड़े करने का समर्थन कर रहा था। प्रांतीय विकल्प का स्पष्ट संदेश दिया गया। प्रांतीय विकल्प का मतलब है कि जो युद्ध के बाद संविधान बनाया जाएगा, उस संविधान की प्रक्रिया में
यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत, प्रत्येक प्रांत को यह अधिकार होगा कि ब्रिटिश भारत का ये प्रांत चाहे तो उस संविधान को स्वीकार कर सकता है, और अगर वह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो अपना पृथक संविधान बना सकता है, और यहाँ तक कि वह ब्रिटिश फेडरेशन या इंडियन फेडरेशन से भी अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है। इसका मतलब था कि न केवल भारत और पाकिस्तान, न केवल पाकिस्तान के निर्माण की स्वीकृति दी गई, अपितु अनेकों टुकड़ों की स्वीकृति प्रांतीय विकल्प के द्वारा दी गई। क्रिप्स ने वार्ता के रूप में कहा कि एकता के बिना स्वाधीनता का प्रस्ताव दिया जा सकता है। क्रिप्स का यह कहना कि वह अलग अलग प्रांतीय मंडलों से बातचीत करेगा, राजनीतिक दलों से बातचीत करेगा और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को डिजाइन करके इस प्रपोजल को अस्वीकार करवा देगा, और निसंदेह वैसा करने में सफल भी हुआ। इसी के साथ ये प्रावधान भी किया गया कि जो संविधान बनाया जाएगा उनमें सभी जाति वर्गों समूह को, अल्पसंख्यक समुदायों को और वर्गों को पूर्ण प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा अन्य प्रावधान भी इसमें शामिल थे, जिसके तहत आपत्तिजनक प्रस्ताव और ब्रिटिश सरकार के साम्राज्य को संरक्षण करने वाले प्रस्ताव शामिल किए गए थे। मिशन की असफलता, नेक्स्ट टॉपिक है मिशन असफल क्यों हुआ, वाई क्रिप्स मिशन फेल्ड। डोमिनियन राज्य का विवाद, डोमिनियन स्टेट का मतलब था कि ब्रिटिश सरकार भारत को अपना अधिराज्य घोषित करे, और जैसे राष्ट्रमंडल के अन्य देशों को स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन का अवसर दिया गया है, ऐसे स्थानीय शासन का अवसर उन्हें भी दिया जाए, और ब्रिटिश साम्राज्य के तो अधीन रहेगा परंतु आंतरिक रूप से उसका शासन भारतीय लोगों के हाथ में होगा। ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया गया। ये प्रस्ताव डोमिनियन स्टेट का अगस्त 1940 में दिया गया था। इसी समय जब डोमिनियन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने की बात की गई, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा टू नेशन थ्योरी को भी डिजाइन किया गया। तो डिवाइड एंड रूल या भारत पाकिस्तान या सांप्रदायिक जो समस्या थी वैसे ही सबके सामने थी, तो ये विवाद था। दूसरा, भारत और बर्मा व अटलांटिक चार्टर के प्रावधान लागू न होने की घोषणा करना। इससे भारतीय स्पष्ट रूप से ये समझ गए कि ब्रिटिश सरकार वास्तव में भारत को स्वतंत्रता देना नहीं चाहती है, वह राष्ट्र की स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहती है। विंस्टन चर्चिल और स्टेफर्ड क्रिप्स की रहस्यमयी कूटनीति को भारतीय लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वास्तव में वो कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। उन्होंने, क्रिप्स और चर्चिल ने बहुत कम जो डॉक्यूमेंटेशन थे उनको पब्लिक किया। अधिकांश जो उनकी वार्ताएं थी अनऑफिशियल कम्युनिकेशन था। गांधी और कांग्रेस के अधिकांश नेताओं के द्वारा क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी इस बात के धुर विरोधी थे कि वास्तव में क्रिप्स प्रस्ताव, उन्होंने टोल्ड टू क्रिप्स को बताया भी कि उन्हें पाकिस्तान का निर्माण करने के लिए मुस्लिम के द्वारा इनविटेशन दिया गया, मुस्लिम लोगों के द्वारा पाकिस्तान का निर्माण करने के लिए उन्हें बुलाया गया है, इसलिए मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि भारत के टुकड़े हों। और इसलिए उन्होंने आरंभ से लेकर अंत तक क्रिप्स प्रस्ताव को इग्नोर कर दिया। हालांकि शुरुआत में वो चाहते थे कि शांतिपूर्ण समझौता हो, लेकिन वार्ता को असफल बनाने में अथवा विंस्टन चर्चिल और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सप्रू और तमाम तरह के भारतीय राजनीतिक लीडर्स के द्वारा जो बार बार उनसे वार्तालाप की गई, उसको हतोत्साहित किया गया अथवा प्रोत्साहित करने में बैरियर का काम किया गया। इसलिए गांधी और अधिकांश कांग्रेस के लीडर इस बात को समझ चुके थे कि उन्हें किसी भी कीमत पर आज़ादी नहीं मिलने वाली है और ब्रिटिश सरकार उन्हें हाल ही में सत्ता हस्तांतरण नहीं करेगी। परिषद का कैबिनेट के रूप में कार्य करने की प्रत्याभूति गारंटी प्रदान करना। जब जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद अंतिम रूप से वार्ता कर रहे हैं, राजगोपालाचारी और नेहरू चाह रहे थे कि किसी भी कीमत पर ब्रिटिश सरकार से बार्गेनिंग की जाए, लेकिन वो इस मामले में सफल नहीं हुई। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिकांश लीडर्स ने मना कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब पत्र लिखा और कि क्या वो कांग्रेस से इस्तीफा देंगे यदि वो इस प्रपोजल को स्वीकार कर लेते हैं, तो सरदार पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा कि आपके और हमारे अनेक मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में यदि वो क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो यह उनके जीवन की बहुत बड़ी भूल सिद्ध होगी। उन्हें केवल आगाह करना उनका उत्तरदायित्व है, बाकी नेहरू की जैसी इच्छा है वह ऐसा कार्य कर सकता है। इस बात का डर नेहरू राजगोपालाचारी को कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिकांश लीडर हमारे से बाइकाट कर जाएंगे और इंडियन पीपुल्स का जो सपोर्ट है वो भी पीछे चला जाएगा। इसलिए अंतिम बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स को साफ शब्दों में कहा कि स्वतंत्रता देनी है तो अभी क्यों नहीं दे सकते,
और यदि स्वतंत्रता नहीं देनी है तो स्वतंत्रता से संबंधित कुछ आंशिक प्रावधान आप स्थापित करके अभी हमें दीजिए। और इसके साथ जैसा कि कोपलैंड ने लिखा है, कोपलैंड लिख रहे हैं कि वास्तव में स्टेफर्ड क्रिप्स ने जब ब्रिटेन जाकर ये संक्षिप्त स्वरूप में बताया कि नेहरू क्या चाहते थे, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि नेहरू एक फुल पावरफुल कैबिनेट की डिमांड कर रहे थे कि पूर्ण शक्ति वाला उनको मंत्रिमंडल चाहिए, जो देना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। इसलिए कोपलैंड लिखते हैं कि नेहरू क्रिप्स के साथ केवल पूर्ण शक्ति वाला कैबिनेट ही नहीं, उससे भी अधिक कुछ चाहते थे। और उन्होंने जैसा कहा भी कि कांग्रेस की सहमति पर ही वो इस गठबंधन पर, इस चार्टर पर, इस प्रस्ताव पर साइन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को आलोचित किया पोस्ट डेटेड चेक कहकर कि ऐसा चेक जिस पर विंस्टन चर्चिल ने हस्ताक्षर किए हैं और वास्तव में उस तारीख पर जो हस्ताक्षर किए हैं वो तारीख भी जा चुकी है। इसलिए ये ऐसे बैंक का चेक है जिसको नेहरू ने दिवालिया बैंक कहा है, डूबते हुए बैंक का चेक कहा है, और महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक के रूप में इसको क्रिटिसिज्म किया है। 10 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन को रिन्यूड कर दिया गया और विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की प्रस्ताव के लिए असफलता के लिए मुख्य जिम्मेदार इंडियन लीडर्स को, स्पेशली महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद को ठहराया है। लेकिन वास्तव में क्रिप्स मिशन की असफलता के लिए खुद विंस्टन चर्चिल, भारत सचिव अमेरी, भारत वायसराय लिनिथगो मूल और स्टेफर्ड क्रिप्स मूल रूप से जिम्मेदार थे। उन्होंने जानबूझकर ऐसे प्रावधान रखे जिन्हें भारतीय लीडर्स के द्वारा स्वीकार करना संभव नहीं हो, और इसलिए क्रिप्स मिशन का असफल होना पहले से ही निश्चित था और क्रिप्स मिशन असफल हुआ। क्रिप्स मिशन की असफलता के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने एक बड़ा आंदोलन चलाया जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, और ब्रिटिश साम्राज्य के उन नुमाइंदों के लिए कि ईश्वर के नाम पर, भले ही आप ईश्वर के नाम पर, लेकिन अंग्रेजों तुम भारत छोड़ दो। मैं सभी भारतीयों को मंत्र देता हूँ, डू और डाई, करो या मरो। यह हमारे आज़ादी के इस कड़ी में अंतिम संघर्ष है और हमें सफलता जरूर मिलेगी। ये महात्मा गांधी के शब्द थे। और बारदोली में जो दिसंबर 1941 में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि क्रिप्स प्रपोजल के रूप में हमें और मोर विंडो नहीं चाहिए, हमें कोई छोटी खिड़की नहीं चाहिए। बार बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के रूप में ब्रिटिश सरकार हमें उपलब्ध करा रही है वैसा नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण मंजिल चाहिए, पूरा मकान चाहिए, हमें खिड़कियों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये था क्रिप्स मिशन का आगमन, क्रिप्स मिशन की व्यू रचना, और इस व्यू रचना के पीछे क्रिप्स मिशन को असफल करने की जो रणनीति ब्रिटिश सरकार की थी, उस रणनीति में ब्रिटिश सरकार निसंदेह सफल हो गई और भारतीय लीडर्स ने भी ब्रिटिश सरकार की इस हठधर्मिता को पीछे धकेल दिया। थैंक यू सो मच।